प्रस्तुत है रूपक रंग महल की सभ्यता। इसके लेखक हैं भरतोला। ये आवाज कल कल बहती उस नदी की है जो कभी हमारे देश में पूरे वेग के साथ बहती थी, जिसका बखान वेदों और पुराणों में किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। आज जिस भूभाग को हम हनुमानगढ़, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के रूप में जानते हैं, वो कभी मानव सभ्यता का गढ़ था। नदियों का क्षेत्र होने के कारण यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। बागड़ी बोली में इसे सोतर कहा जाता है। सोतर का मतलब है सरस्वती के बहाव वाली उपजाऊ जमीन। ये आवाजें हमारे उन पूर्वजों की हैं जो कभी इस नदी घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द निवास करते थे, जिनका नगर नियोजन बड़ा कुशल था, जिसे आज सरस्वती घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इतिहास और पुरातत्व की अनेक गुत्थियों का समाधान ब्रह्मावर्त प्रदेश और उनके थेहड़ों की खुदाई से किया जा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में खुदाई का काम हुआ है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि लखी बंजारे का कारवां भी यहीं से गुजरा था, जिन्होंने कई स्थानों पर जलाशय बनवाए थे। रंग महल में एक ऊंचा टीला है जिसे लाखा धोरा कहा जाता है। रंग महल सभ्यता से इसका जुड़ाव नहीं पाया गया है। इसके बारे में गांव के सरपंच विजय सिंह ताखर कहते हैं, आज भी क्या है कि गाय पशु जो भी है ना, भेड़ बकरी, वो मच्छरों से बचने के लिए टिब्बे के ऊपर जाके बैठती है। ग्वाले भी है, वो टिब्बे के ऊपर ही अपना डेरा लगाते हैं। तो ये इस एरिया में सबसे बड़ा मान लो टिब्बा है ये।
तो इसके बारे में 2-3 मतलब किंवदंतियां प्रचलित है। एक तो इसको लखी बंजारे से जोड़कर देखते हैं कि वो सिंध से इधर से निकलता था और इधर व्यापार करने के लिए, वो भी सुनी सुनाई बातें हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमारे जो पूर्वज थे गांव बसाने से पहले इस क्षेत्र में आते रहते थे पशु वगैरह चराने, एवड़ वगैरह चराने, तो वो उसमें कोई लाखा नाम का व्यक्ति था, वो इस टिब्बे के ऊपर यहाँ अपने डेरा लगाता था, तो इसका नामकरण हो गया लाखे वाला तोरा। पर ये कोई इनका कोई वो प्रमाण नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, लोक में प्रचलित है। महाभारत और पुराणों में सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के तट पर अनेक नगरों, पुरों और बस्तियों का उल्लेख हुआ है। विद्वानों ने कुरुक्षेत्र से लेकर समुद्र तक इनकी संख्या 4800 के लगभग मानी है। सोतर अंचल के लगभग 100 थेहड़ एक जीवित सभ्यता की कहानी दबाए बैठे हैं, जिनकी खुदाई से इतिहास के अनेक पन्ने लिखे जा सकते हैं। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं इसकी एक झलक मात्र है। रंग महल में सभ्यता के क्रमिक विकास को बताते हुए शिक्षाविद प्रवीण भाटिया कहते हैं, 3000 ईस्वी पूर्व में, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले, इस क्षेत्र में सरस्वती अपनी विशाल जल राशि के साथ बहती थी। अब नदी की विशालता थी, विशाल जल राशि थी, तो स्वाभाविक है कि यहां पर अनेक बस्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक विशालतम बस्ती के रूप में, एक शहर के रूप में हम कालीबंगा को जानते हैं। आर्यकाल में ये क्षेत्र एक बार पुनः अपने यौवन पर था। ऋषि मंत्रों की रचना करते हैं, जिन्हें हम वर्तमान में ऋग्वेद के रूप में जानते हैं। इस क्षेत्र में अनेक ऐसे पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं और स्थल मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आर्यों ने यहां पर प्रवास किया और वैदिक मंत्रों की रचना हुई। और 2 स्थलों की तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई भी करवाई है, चक 86 और तरखान वाला डेरा, ये अनूपगढ़ के बिल्कुल पास है। और सबसे बड़ी बात मैं महसूस करता हूं कि आर्यों के चित्रित मृद धूसर भांड, जिन्हें पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो इस क्षेत्र में यत्र तत्र पुरातात्विक विशेषज्ञों को मिलते ही रहते हैं। और रंग महल की बात करूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ भी यहां पर कुछ समय प्रवास किया। कारण भी बता देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है वो सांख्य के बिल्कुल निकट है, और सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर में पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि कपिल मुनि के आश्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर प्रवास किया, इस क्षेत्र का दौरा किया या यहां से निकले। कुषाण काल में कनिष्क का शासन था, ये प्रथम शताब्दी की बात है, मोटे रूप से कहें तो आज से 2000 साल पहले। और कुषाणों की 2 राजधानियां थी, पेशावर के निकट तक्षशिला और मथुरा। अब पेशावर से मथुरा के लिए जाते थे तो रास्ते में रंग महल एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में था, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में था। बहुत सारे पुरातत्व विशेषज्ञों को रंग महल से कनिष्क के सिक्के मिले हैं। गुप्त काल की बात करें, यानी कि 3री और 4थी शताब्दी में, मुझे लगता है कि जैसे ये स्थल एक मूर्ति निर्माण कला, टेराकोटा की मूर्तियों के निर्माण का केंद्र बन गया था। और रंग महल की जो अनेक मूर्तियां हैं वो आप बीकानेर, जयपुर और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भी देख सकते हैं। ये टेराकोटा की पकाई हुई मूर्तियां हैं। मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक बात जो मैं मानता हूं, वो है कि राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव ने नया राज्य बनाने के लिए यहां पर प्रवास किया और साधु की बात को स्वीकार किया
और वापस वे जैसलमेर जाते हैं और अपने नए राज्य का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि सोढल यानी कि सूरतगढ़ के स्थान पर एक नया नगर बसा। सूरतगढ़, स्वाभाविक है कि महाराजा सूरत सिंह ने यहां पर एक किले का निर्माण आरंभ करवाया। अब रंग महल के थेड़ पर बहुत सारी ईंटें उपलब्ध थी, तो ऐसी स्थिति में रंग महल के थेड़ से बहुत सारी ईंटें उठाकर सूरतगढ़ के किले में लगा दी गई। वेदों में वर्णित सरस्वती और दृशद्वती नदियों को देव नदियां कहा गया है। सरस्वती शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर वर्तमान के टोहाना, सिरसा, टिब्बी और हनुमानगढ़ होते हुए रंग महल पहुंचती है। वहीं दृशद्वती कुरुक्षेत्र, जींद, हांसी, हिसार, भादरा और नौहर होते हुए रंग महल के पास सरस्वती नदी में मिल जाती थी। वर्तमान का रंग महल सरस्वती और दृशद्वती नदियों का संगम स्थल था। महाभारत और पुराणों में इसे प्रसिद्ध तीर्थ लाखास्य कहा गया है। इन तीर्थों पर ऋषि मुनियों ने अनेक बड़े यज्ञ किए। तत्कालीन ब्रह्मावर्त प्रदेश में आज भी कुएं, ट्यूबवेल खोदते समय नदी की काली मिट्टी, जिसे रेड़ी कहा जाता है, के साथ साथ असंख्य शंख और सीपियां भी निकलते हैं। कहना न होगा कि शंख और सीपियां पानी के जीव हैं, तो रेड़ी नदी की तलहटी में पाई जाती है। सैटेलाइट से लिए गए चित्रों से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि यहां एक बड़ी नदी बहती थी। सूरतगढ़ में कार्यरत इतिहास विषय की सहायक आचार्य डॉक्टर नीलम शर्मा बताती हैं, रंगमहल सभ्यता में जो मृद भांड, जो बर्तन हमें मिले हैं, वो सारे बर्तन लगभग लाल और गुलाबी रंग के बने होते थे और उनके ऊपर एक काले कलर की पट्टी होती थी। जो काले रंग की पट्टी थी और लाल रंग था और गुलाबी रंग था, तो अनेक रंग होने के कारण ये रंग बन गया और मृद भांड के लिए बहुत फेमस था, तो इसलिए इसको रंगमहल सभ्यता के नाम से जाना गया। स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी खुदाई की थी। प्राचीन थैड के रूप में उसकी खुदाई हुई थी। यहाँ से जो मृद भांड वगैरह मिले हैं वो चाक पर बनाए जाते थे। चाक पर बने हुए ये मृद भांड आकार में बहुत पतले भी होते थे और बेहद चिकने भी होते थे। इसके उत्खनन की बात करें कि खुदाई का काम कब शुरू हुआ, सबसे पहले श्रीमती हन्ना रीड और स्वीडन में एक लुंड विश्वविद्यालय, वहां पर ये प्रोफेसर थी। रंगमहल के निवासी लगभग चावल की खेती करते थे। इनके मकान भी पक्की ईंटों के बने होते थे। सरस्वती और दृशद्वती की अनेक सहायक नदियां भी थीं। वर्तमान घग्गर को सरस्वती की सहायक नदी का ही रूप माना जाता है। कुछ समय पहले तक भादरा तक बहने वाली बरसाती नदी, जिसे स्थानीय लोग हकड़ा का बाण नाम से पुकारते थे, जो दृशद्वती नदी का ही रूप थी। महाभारत काल की हिरण्यवती नदी, जिसे सौभ और मध्य काल में स्वर्णभद्रा के नाम से जाना गया, दृशद्वती की सहायक नदी थी। तत्कालीन स्वर्णभद्रा के तट पर बसा आज का कस्बा भादरा, जो भद्रा से मुख सुख के कारण भादरा हो गया। हिरण्यवती नदी भादरा के पास दृश्यद्वती से मिल जाती थी। दृश्यद्वती कुल्टा नदी को अपने साथ लेते हुए लाखास्य संगम स्थल पर सरस्वती से मिलकर पश्चिमी राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र की ओर जाती थी। इस क्षेत्र में बहती हुई सरस्वती नदी हाकड़ा और दृश्यद्वती को लेकर सिंधु सागर में गिरती थी। प्राचीन काल में सिंधु सागर को एक खाड़ी भी माना गया है। लाखा फुलानी की लोक कथा में भी इस खाड़ी का उल्लेख हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का रंग महल ही लाखास्य था, जिसमें सरस्वती, हिरण्यवती और दृशद्वती नदियां आकर गिरती थीं। इस बात का प्रमाण राजस्थानी की एक लोक कथा लाखा फुलानी में भी है। जब पाटन नरेश मूलराज अपने भाई बीजजी को लाखा फुलानी की बहन पेम कंवर के साथ विवाह करने लाखास्य यानी रंग महल आते हैं, तो लाखा फुलानी बारात को जहाजों में दरियाव की सैर करवाने लाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ एक बड़ा दरियाव था। आपा करिशा मननेरी बात रे, आपा करिशा मननेरी बात रे,
हमारी देश की दीवानी रे जवारा तेरी ओ हमारी देश दीवानी रे जवारा तेरी आपा करिशा लाखा फुलाणी की मृत्यु पर लोक का ये दोहा भी इस क्षेत्र में खाड़ी होने का उल्लेख करता है। फूल सुगंधो बाड़ियां अर भाटी हंदा भाण था बिन सिंधु सूनी लागसी सुन लाखा भटियां। यहीं पर लिखे गए थे वेद। गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। विद्वानों के मतानुसार ब्रह्मावर्त प्रदेश अनेक सुंदर तालाबों, डाबरों और झीलों का प्रदेश रहा है। घने जंगलों के कारण यहाँ खूब वर्षा होती थी। जंगलों के मध्य ऋषि मुनियों के आश्रम थे जहाँ विद्या अध्ययन होता था। इन्हीं आश्रमों में वेदों, उपनिषदों और अरण्यक ग्रंथों की रचना हुई। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान राजस्थान प्रदेश के स्थान पर लगभग 50,000 वर्ष पूर्व समुद्र रहा होगा। ऋग्वेद में मरुभूमि का उल्लेख हुआ है जो सप्त सिंधु के दक्षिण में थी। ऋग्वेद की ऋचा में प्रयुक्त शब्दों और उनकी उच्चारण ध्वनियों को हम आज भी आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हुए देख सकते हैं। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में कहा गया है अग्निमीळे पुरोहितम और इसके आगे कहा गया है इड़ा सरस्वती मही। ळय की ध्वनि स्पष्ट तौर पर राजस्थानी भाषा की ध्वनि है जिसे मरु भाषा भी कहा गया है। आईने अकबरी में भी प्रमुख भारतीय भाषाओं में मरु भाषा को गिनाया गया है। ऋग्वेद में भी लिखा है कि अहम इंद्रो मारुत सखा। ये भी माना जाता है कि सरस्वती नदी के लुप्त होने और प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ के लोगों ने अन्य स्थानों के लिए पलायन किया और फिर ये लोग धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गए। यही कारण है कि ब्रह्मावर्त प्रदेश के आचार विचार और परंपराएं संपूर्ण भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होती हैं। हमारे गांव की ये खुशकिस्मती रही कि एक तो इतना शानदार सरोवर, दूसरा यहाँ का पानी मीठा था कुएं का। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर है ना पेड़ियां बनी हुई थी, नीचे से ये पक्का था और अंदर मतलब घुसने नहीं देते थे। पेड़ी के ऊपर खड़ा होकर के पानी इसमें भरते थे, इतनी साफ सफाई का ख्याल रखते थे। और फिर ये धीरे धीरे क्या है कि व्यवस्थाएं सारी जैसे जैसे पानी खूब हो गया, घरों में टूटियां लग गई, तो इन चीजों का महत्व हट गया। आज से 10 साल पहले यहाँ मनरेगा में जोड़ की खुदाई हुई तो वो साइड में जो दीवारें थी ना, वो जो इसमें सरोवर की जो दीवारें बनी हुई थी वो खुदाई में निकल गई। जोड़ की जो दीवार बनी हुई है चारों तरफ, वो उसमें 2 बाई 2 मतलब 4 स्क्वायर फीट एरिया की ईंटें हैं। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, जैसे 2 बाई 2 की टाइल होती है ना बड़ी, इतनी बड़ी ईंटें हैं और इतनी पक्की लाल सुर्ख पकी हुई है कि मान लो वो आज से कोई 500 साल पहले या 1000 साल पहले की वैसी ही पड़ी है।
एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा। 1917 से 1919 के मध्य डॉक्टर एलन पी टेसीटोरी, जिन्हें बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह बेहद सम्मान देते थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने इस क्षेत्र में एक पुरातात्विक भ्रमण किया और तब उन्होंने अपना काफी समय जो है वो रंग महल में व्यतीत किया था और कहीं ना कहीं रंग महल की सभ्यता को विश्व पटल पर लाने का आरंभिक श्रेय मैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी को ही देता हूं। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ का क्षेत्र एक पुरातात्विक क्षेत्र है। पुरातात्विक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ज्यादा समृद्ध है। अगर मैं भविष्य की राह की बात करूं तो यहां पर पुरातात्विक पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं, लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए, यहां पर पर्यटकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए और इसके अतिरिक्त प्रॉपर वे में खुदाई होकर संग्रहालयों का निर्माण किया जाए। अगर रंग महल में एक बड़ा संग्रहालय बनता है तो निसंदेह वो पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र होगा। साहित्यकार भरत ओला ने हमें बताया, भारतीय सभ्यता की इस ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम को अपनाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पे जहाँ जहाँ भी नदियाँ थी वहाँ वहाँ बस्तियाँ बसी। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि आपने देखा होगा जितने खुदाई के अंदर जो जो चीजें मिली हैं उनमें खेत मिले हैं जुते हुए, उनके पास जो पात्र मिले हैं वो भी घर गृहस्थी के पात्र मिले हैं। कहीं भी हथियार और इस तरह की मार काट और इस तरह की कोई चीजें नहीं मिली है। तो निश्चित ही ये क्षेत्र में बहुत ही प्रेम, सौहार्द, सहयोग इस तरह की भावना थी। वेदों की रचनाएं यही हुई। पूरे वेद के अंदर इस षडय की ध्वनि का प्रयोग किया गया है। देखिए, हमारी ये जो सभ्यता है ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता पर बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है। अगर कालीबंगा को भी देखें तो बहुत पहले पुरातत्व विभाग ने इस पे काम किया, लेकिन वो काम आज बहुत अधूरा है। अभी हमारे हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा के साथ साथ पिछले दिनों भादरा तहसील के कर्णपुरा गांव में भी थोड़ी खुदाई का काम हुआ और उसमें गेंडे की हड्डियां प्राप्त हुई। आप जानते हैं कि गेंडा वहीं मिलता है जहां दलदल होता है, जहां बहुत ज्यादा पानी होता है। उस एक खुदाई से ये पता चल गया कि इस क्षेत्र में कभी बहुत ज्यादा नदियां बहती थी, बहुत ये इलाका बड़ा सरसब्ज था। तो आज हमें इसके संरक्षण की, संवर्धन की और खोज की और बहुत ज्यादा महती आवश्यकता है, क्योंकि आज भी इस क्षेत्र के अंदर 100 से अधिक छेहड़ जो है वो है। अगर उन छेहड़ों की खुदाई की जाए तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष है वो यहाँ मिल सकते हैं। तो इसलिए इसके संरक्षण की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो भी गढ़ हैं, किले हैं, हमारी प्राचीन धरोहर है, उनको बचाने के जिद्दोजहद में लगे हैं। तो उससे पहले की जो हमारे पास धरोहर है उसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने धरोहर नहीं बचाएंगे तो हम हमारे अतीत के जो पन्ने हैं उन पन्नों को ठीक तरह से देख नहीं पाएंगे।
सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के तट पर जिन 4800 नगरों और बस्तियों के होने की बात इतिहासकारों ने की है, उनमें से अधिकांश आज के हनुमानगढ़ जिले में मौजूद हैं, जिसमें भादरा, डाबड़ी, भिरानी, न्यांगड़, शेरपुरा, नोहर, सोती, करोती, पल्लू, धानसिया, पांडुसर, सोनड़ी, थिराना, भोभियों की ढाणी, रावतसर, खोड़ा, न्योलखी, अमरपुरा थेड़ी और रंगमहल उल्लेखनीय हैं। इन थेड़ों की खुदाई से वैदिक सभ्यता की और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती है। इन थेड़ों में हमारे पूर्वजों के अवशेष, सभ्यता और संस्कृति दबी है। अगर समय रहते हमने इस और गंभीर प्रयास नहीं किए तो बची खुची विरासत से भी हम हाथ धो बैठेंगे। अभी आप सुन रहे थे रूपक, रंग महल की सभ्यता। इसके लेखक थे भारतोला। वाचन स्वर सुमन शेखावत और डॉक्टर गौरव यादव का था। इसके प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर गौरव यादव। यह रूपक आकाशवाणी के सूरतगढ़ केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया।